अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा किससे रिलेटेड है? इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। बेटे इंपॉर्टेंट है, पहले इंट्रो समझ लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन। बच्चे अभी आपने चैप्टर नंबर 2 पीछे पढ़ा, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव्स आएंगे तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्यूशन में उसको मिक्स ही करते रहोगे। अभी तक देखो तो हमें जो डेरिवेटिव पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कोई कर्व है। ठीक है, हम क्या करते थे, उसका रेट ऑफ चेंज निकालते थे। ठीक है, कि इतना रेट ऑफ चेंज हुआ तो वो डेरिवेटिव हो गया। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, इस कर्व के जो नीचे एरिया होता है, ठीक है, बेसिकली हम इसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, बेसिकली हमने एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, इसके फार्मूलाज या रूल्स को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। जो रूल्स वहां आप कर रहे थे उसका उलट यहाँ करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। आपके पास पावर रूल था ऑफ डेरिवेटिव। बेटे आप क्या कहते थे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। आप पावर नीचे लिखते थे और उसमें से एक नंबर माइनस कर देते थे, ऐसा ही है। लेकिन आपका पावर रूल होगा इंटीग्रेशन का, वो क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन का। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको सैम्पल बताती हूँ कि सैम्पल कैसे है। बेटे ये है हमारे इंटीग्रेशन का सैम्पल। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप करके होता है। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन आ गया और बेटे साथ dx हमने लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन का हमारे पास पावर रूल कहता है आपके पावर में एक नंबर ऐड करना है और वही डिवाइड भी करना है। ठीक है, ठीक है, प्लस सी, ये हमारे पास सी होता है बच्चे कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि हम सी लाजमी ही क्यों लिखते हैं, सी के बगैर भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए समझे सी लाजमी है, फिर मैं आपको समझाऊंगी, बता भी दूंगी डिटेल्स। अच्छा, डेरिवेटिव के पावर रूल में क्या था? पावर नीचे आती थी, उसमें से एक नंबर माइनस होता था, यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो रही होती थी। यहाँ पे पावर में आपने इसको क्या कर देना है? डिवाइड, और एक नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज इसमें आपने कंडीशन याद रखनी है बेटे, ये जो आपके पास पावर है, पावर कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। पावर कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखो, डिनोमिनेटर में अगर आप -1 लिख दो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सो हर नंबर -3 -4 माइनस कुछ भी हो उसके लिए कंसिडर्ड हो जाएगा, बट -1 के लिए कंसिडर्ड नहीं होगा। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं कि फिर -1 हो तो करेंगे क्या? -1 इसी को कहते हैं ना बच्चे, एक्स ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगर फंक्शन 1/x है, अगर आपको याद हो ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लेते थे? 1/x। तो अब 1/x की इंटीग्रेशन से क्या आएगा? ln ऑफ x। सिंपल, प्लस सी आपको वही बताया कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज और देखें, ये दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद बच्चा आपने एक और चीज ये देखनी है, आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये वाला क्वेश्चन देती थी, इसके ऊपर समझे 5 लिख दिया, आप क्या करते थे? 5 नीचे आता था, पावर में से एक नंबर माइनस, और इसी फंक्शन का साथ क्या लेते थे? डेरिवेटिव। ऐसा ही है ना? तो अभी आपने क्या करना है कि जब आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए किसी फंक्शन की, ठीक है, अब मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा ना कि पूरा फंक्शन आ गया, सिर्फ एक्स तो नहीं है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव का साथ होना जरूरी है। अब ये डेरिवेटिव आप उस टाइम बाद में सॉल्व करते थे, इंटीग्रेशन के लिए पहले डेरिवेटिव होना जरूरी है, तो फिर आप पावर रूल लगा सकते हो कि जो भी फंक्शन है उसकी पावर में कुछ ऐड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ भी आएगा, बट अभी के लिए सिर्फ थोड़ी लॉजिक समझ लो, आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो आपको मसला ना आए। हमने पावर रूल भी देख लिया, ठीक है, सारा पावर रूल लिया। फिर उसके बाद बच्चे e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा था? e की पावर x, तो इसका मतलब है उसकी इंटीग्रेशन भी क्या होगी? e की पावर x। ठीक है, अच्छा, और अगेन, अच्छा, इसमें एक और बात ही बता देती हूँ बच्चे, ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट ही है। देखो, हमने पढ़ा था अगर e की पावर 5x आ जाए, आप क्या करते थे? एज इट इज़ लिखने के बाद पावर का डेरिवेटिव लेते थे, ऐसा ही है। तो अब अगर इंटीग्रेशन आ जाए
तो आपने इसकी पावर के डेरिवेटिव को 7 बनाना है। कैसे? अच्छा मैं यहाँ पे अब आपको बता भी देती हूँ। देखें e की पावर 5x है ना, 5x का डेरिवेटिव क्या है 5, तो यहाँ पर 5 होना ज़रूरी है। तो 5 से आप मल्टीप्लाई भी करोगे, 5 से डिवाइड भी करोगे, सो ये 1/5 बाहर आ जाएगा। अब देखो e की पावर 5x उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है ना, तो आप कह दोगे कि इसकी इंटीग्रेशन यही होती है, तो e की पावर 5x, और क्या नहीं लिखा मैंने, प्लस सी। ओके हो गया। अच्छा बच्चे मेन आपके पास ये पावर रूल ही यूज हो रहा होता है, ये पावर रूल की थोड़ी सी नोटेशन है, बट मेन आपको पावर रूल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ये सी वाली भी सिचुएशन बताती हूँ कि हम सी क्यों बार बार लिख रहे हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ओके हो गया। बच्चे देखें आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेरिवेटिव का कहा कि 2x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालें। आप क्या निकालोगे, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 0। आपने मुझे कहा कि मैम इसका आंसर ये है, ठीक है, और वैसे भी ये करेक्ट भी है। अच्छा अब यही फंक्शन मैंने आपको कहा ना कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इन्वर्स होती है, उल्टा चलते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चे इसकी अब आप मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करके दो, ठीक है, आप देखते हैं ना कि क्या इसके ऊपर इंटीग्रेशन सॉल्व करने से वापस क्वेश्चन जनरेट होगा कि नहीं जनरेट होगा, देख लेते हैं। बच्चे देखें इंटीग्रेशन सब सेपरेट कर लो। ओके 6 बाहर आ गया, x की पावर 4 है, तो हमने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने 4 क्यों लिखा है, x की पावर 2 थी ना। ओके x की पावर 2 है, तो 2 में 1 ऐड किया क्या हो गया 3, और डिनोमिनेटर में भी 2 + 1 3 प्लस, बच्चे 4 क्या हो गया बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया 1। अच्छा ये भी अब याद रखें 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो x होती है। अब ये क्यों कैसे, x का डेरिवेटिव क्या होता था 1, तो इंटीग्रेशन लगाने से 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। चलिए देखें क्या आंसर आया, क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आया, नो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू तो यहाँ पे आई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 5 है, -2 -5 कुछ भी हो, डेरिवेटिव में तो वो 0 हो जाता है। तो अब देखो बाकी चीज़ तो सेम आ गई, कांस्टेंट तो नहीं आया, इसलिए हम हमेशा +c लिखते हैं, कोई भी जो कांस्टेंट है वो +c में कंसिडर्ड हो जाता है। अब पॉइंट क्लियर हुआ, जब भी आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो +c मैंडेटरी लगाना है, ठीक है। और इस c की वैल्यू भी फाइंड आउट हुआ करती है, अगर तो आपकी एक्सरसाइज में हुआ तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, वो होती है इनिशियल पॉइंट के थ्रू, ठीक है। बट अभी के लिए आपके थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ दें। अब समझ आ गई कि सी मैं क्यों लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे पावर रूल लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, तो हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है x का स्क्वायर -3x + 9dx, ओके हो गया। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको सेपरेट कर लें बच्चे, स्टार्टिंग में थोड़ा सेपरेट करते जाएं, बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप वन गो में भी लिख सकते हैं, जैसे आप डेरिवेटिव को लिखते हैं। x की पावर 2 है तो बेटा यहाँ पे पावर रूल में लिख देती हूँ, पावर रूल कि x की पावर n अगर आ जाए तो पावर में एक नंबर ऐड कर देते हैं, वही डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और अगर फंक्शन आ गया तो फंक्शन के डेरिवेटिव का होना ज़रूरी है पावर रूल लगाने के लिए, +c, ठीक है, ओके हो गया। चले यहाँ से सॉल्व करते हैं। बेटे x की पावर 2 है ना, तो ये क्या बन जाएगी, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 बाहर आ गया, इसकी डेरिवेटिव x की इंटीग्रेशन क्या है 1 और 1 2, 9 बाहर आ गया, मैंने आपको बताया था 1 की इंटीग्रेशन क्या है x, और प्लस क्या आ जाएगा c, ये है आपका आंसर, ठीक, सिंपल, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 2, y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस √2 dy। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन ऑफ 8y dy, इंटीग्रेशन ऑफ √2 dy। बच्चे y स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा y³ 3, 8 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया y, सो y² 2, √2 बाहर आ गया,
पीछे वन रह गया यानी कि y। इनकी कटिंग हो रही है तो कर दें। ये आपके पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो फिर ये देखिए बहुत इजीली आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होती जाएगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है अंडर द रूट ऑफ y, अंडर द रूट ऑफ y। ओके बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन अंडर द रूट ऑफ y प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर dy। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होने वाला है इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लेते हैं। चले, अच्छा बच्चा अब यहाँ पर देखो, अब अंडर रूट किसे कहते हैं, 1/2 को। ठीक है, और ये y स्क्वायर है, मतलब y की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी y की पावर -2। ठीक हो गया बच्चे, ओके। अब इसे पावर रूल लगाते हैं, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, सो ये कितना बनता है, 1/2 में 1 ऐड करो, 3/2, 3/2, y की पावर -1, नीचे भी -1 प्लस c। बच्चे अगर आप इसको अरेंज करके लिखो तो ये क्या है, 2/3, यही नहीं आ गया। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसे 1/y भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चे, आप यहाँ पर सबसे पहली चीज देखो, तो आपके पास फार्मूला क्या यूज हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फार्मूला आता है, अब क्या है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 4 2 8। सो इनको सेपरेट कर लेते हैं, 16 dx, x की पावर 4 dx प्लस 8x स्क्वायर dx। ओके हो गया बेटे, 16 बाहर आ गया, पीछे 1 रह गया। x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 5/5, 8 बाहर आ गया, x स्क्वायर रह गया। बेटे 1 की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है x है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x क्यूब बाई 3 प्लस c। 2 में 1 ऐड किया, 3, डिनोमिनेटर में 3, ये कटिंग नहीं हो सकता, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपसे कहा है, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखूँ, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक हो गया। सो सबसे पहली चीज, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटे 1 1 जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब dx। ठीक हो गया, सिंपली इनको सेपरेट कर दें, 1 dx, एक्स स्क्वायर dx, एक्स dx, एक्स क्यूब dx। बच्चे 1 का डेरिवेटिव, 1 की इंटीग्रेशन x, एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन। 3 में 1 ऐड किया, 4 आ गया प्लस c। ये है आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चे, ये सारे कॉन्सेप्ट सेम एक जैसे हैं, लेकिन आपको पावर रूल के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 अंडर द रूट ऑफ एक्स dx। सबसे पहले अंडर द रूट ऑफ एक्स को सेपरेट किया, 1/2, 1 बाय अंडर रूट एक्स को सेपरेट किया। बच्चे आप कांस्टेंट अंदर लिखो या बाहर लिखो, इससे ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो ये क्या बन गया, एक्स की पावर 1/2 और ये x की पावर -1/2। अच्छा माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में था ना, ऊपर क्या तो माइनस हो गया। सो x की पावर, यहाँ पे आप सोल्यूशन कर देते हैं, यहाँ पे बनेगा x की पावर 1/2 प्लस 1
1/2 x की पावर -1/2 +1 प्लस c. So x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 1/2 x की पावर माइनस x की पावर प्लस 1/2. बेटे 1/2 में +1 ऐड करो 1/2 आता है डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c. ठीक है, इसको अरेंज कर लें. 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा. सो 2/3 x की पावर 1/2 प्लस c. ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है जितना आपसे अरेंज हो सकता है. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7. e की पावर 4x e की पावर -1 प्लस 1. अच्छा, अब देखिए इन्होंने इसमें आपके पास छोटी सी ट्रिक की है. यहाँ पे e की पावर 4x लिखा है, यहाँ पे e की पावर -1 लिखा है, इधर x नहीं है. ठीक है, तो हमने रूल भी उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना है. सबसे पहले तो मैंने सेपरेट कर देती हूँ. ओके हो गया. अच्छा, मैंने आपको रूल क्या बताया था, e की पावर अगर 4x है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में अगर कोई फंक्शन आ गया तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि आपके पास साथ फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए, तब आप एज इट इज लिख सकते हो. ठीक है, तो अब देखें e की पावर 4x है, 4x का डेरिवेटिव क्या है 4. वो यहाँ नहीं है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 से डिवाइड भी कर दिया. बच्चे इसको फिर से समझे, इंपॉर्टेंट है. जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है. तो 4x है, उसका डेरिवेटिव 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. माइनस e की पावर -1. अब ये आपके पास पूरी कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, तो ये एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 1 की इंटीग्रेशन x और अगेन 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c. अच्छा, c अभी मत लगाएं, c हम जब पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी साइन ना बचे तो फिर अभी हमारे पास ये वाला साइन तो है. अब देखें, हमें मल्टीप्लाई में 4 चाहिए ना, डिवाइड वाला 4 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया -1x प्लस x. अच्छा, अब देखें फंक्शन e की पावर में कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ अवेलेबल है, तो हम एज इट इज वो फंक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर. ठीक. अच्छा, अमूमन जो है बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि e की पावर 4x है, जो पावर का डेरिवेटिव है वो डिवाइड में लिख दो. तो देखो e की पावर 4x/4, लेकिन ये किसी किसी क्वेश्चन में ना एरर भी दे रहा होता है. सो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डेरिवेटिव साथ बनाना है, तो आप डेरिवेटिव को साथ बनाओ. ठीक है, खुद से वो डायरेक्ट वाला करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है. क्वेश्चन नंबर 8. बच्चे 8 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है e की पावर 9/2x प्लस 1/x dx. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आप देखो तो दो चीजें यूज हो रही हैं. कौन सी दो चीजें यूज हो रही हैं? सबसे पहले तो उन्होंने आपको दिया है, एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 9/2x dx, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक 1/x. अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है 1/x के लिए हमेशा ln ऑफ x यूज होगा. क्यों? पावर रूल नहीं लग सकता, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने पीछे इंट्रो लिया है तो बच्चों से मैंने आपको बात बताई है, सिर्फ 1/x के लिए हम ln ऑफ x यूज करते हैं. अच्छा, इसकी पावर क्या है 9/2x. आपने 9/2x को साथ बनाना है, तो मैंने 9/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 9/2 से डिवाइड भी कर दिया, और इसका तो आंसर ln ऑफ x है. आपको मल्टीप्लाई में चाहिए, डिवाइड वाला बाहर आ गया और अंदर रह गया e की पावर 9/2x dx प्लस ln ऑफ x. सो इसको अरेंज करें तो ये बनता है 2/9. एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाएगा. सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर. होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा. सो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन. बाकी आप करते हैं 9 वाला.
अच्छा जी, अब देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर तो देखने में लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट सा बना हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x के, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये आपके पास उन्होंने डेरिवेटिव कंप्लीट करने की हेल्प की है। देखिए आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है 2x, ठीक है, तो इसका मतलब ना हम तो सिर्फ कांस्टेंट में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आपकी हेल्प के लिए x ऑलरेडी ये साइड पर दे दिया, तो सिंपली क्या चीज रह गई है, 2 रह गई है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, उससे क्या होगा आप देखिएगा, e की पावर x के मैंने पहले ऊपर लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में चाहिए, डिवाइड वाला बाहर लिख दिया जो एक्स्ट्रा। अब देखें क्या आप सिचुएशन कंप्लीट हुई कि जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का उसकी पावर का डेरिवेटिव साइड पर आ गया है, तो इसका मतलब है कि हम उसको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ओके जी, फिर से देख लें बच्चे, आपने फंक्शन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना था, वो डेरिवेटिव जब कंप्लीट हुआ तो आप उसी फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन में लिख सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कलर चेंज कर लेते हैं, 5 की पावर x dx। अच्छा देखो, अभी तो एक्सपोनेंशियल की पावर थी ना, एक्सपोनेंशियल तो e एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, आपको पता है 2.7 समथिंग, लेकिन अगर कोई नंबर आ गया इंटीजर, ठीक है, उसकी पावर में अगर वेरिएबल आ रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, ये मैंने साइड में फार्मूलास लिखे हैं, कैसे, e की पावर वाले तो लिख लिए, 1/x पे लिख दिया, अगर e के बजाय a आ गया, कोई नंबर आ गया, जैसे अभी 5 है, तो हम क्या लिखते हैं, वो एज इट इज लिख के ln ऑफ a, ठीक है, और अगर उसके पावर में कोई पूरी फंक्शन लिखा हुआ है, जिस तरह नंबर चेंज हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर या 5x कुछ हो रहेगा, तो आपने उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है और लिखना वैसे ही है कि फंक्शन को ln ऑफ a पे डिवाइड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका क्या आंसर बताओगे, ये फंक्शन एज इट इज ln ऑफ a, ये आपका आंसर, सिंपल वन लाइनर। इसको अगर आप देखो तो बच्चे एक चीज समझ आ रही है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने बहुत अच्छे से फार्मूलास प्रैक्टिस करने हैं, सो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। 11 में लिखा हुआ है 7 की पावर 7y dy, देखिए इसकी पावर में कोई ना कोई नंबर आ गया, 7y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 7 d बाय डी वाई ऑफ 7y, सिंपली क्या आएगा 7, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, डिवाइड वाला 7 मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई वाला 7 अंदर लिख दिया। अब देखें a की पावर समथिंग, उस समथिंग का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, a की पावर समथिंग उसका डेरिवेटिव, तो आप लिख दोगे a की 7 की पावर 7y, एक सेकंड में आप इसको लिखती हूँ, सो आप कहोगे 7 की पावर 7y, यानी कि जो भी आपका फंक्शन गिवन था, डिवाइडेड बाय ln ऑफ 7 प्लस c, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि आपने क्या लिखा, 1/7 7 की पावर 7y ln ऑफ 7 प्लस c। मूव करते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ, बेटे लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 1/2x 1/3 dx। अच्छा जी, अगेन सबसे पहले सेपरेट कर लें, 1/2 मैंने बाहर करके लिख दिया, ओके हो गया, एक्स क्यूब है, पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या कहते हैं, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, 3 में 1 ऐड किया 4, 1/x के लिए हमेशा क्या यूज होता है, ln ऑफ x, माइनस, बेटे ये बन जाएगी x की पावर -3 dx, सो x की पावर 4/4 1/2 ln ऑफ x माइनस, x की पावर -3 में +1 करो कितना होता है, -2 डिवाइडेड बाय, बच्चे ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इसको भी लिख देते हैं, x की पावर 4/4 1/2 ln ऑफ x प्लस x की पावर -2/2 प्लस c, ठीक है, सो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है।
आप चाहो तो एक्स की पावर -2 है ना, तो 1/2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। मैं लिख देती हूँ वैसे। ये भी आंसर है, ठीक है। दोनों में से आपको जो समझ आए आप वो दोनों लिख सकते हो, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में गिवन है 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 3dx, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने आपको फ्रैक्शन टाइप समथिंग दे दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। बच्चे जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो देखें आपने क्या करना होता है, इनको सेपरेट करना होता है। अब वो कैसे, थोड़ी सी आपको अभी मैं बात समझाती हूँ, बाकी जो डिटेल्ड है वो आप बाकी एक्सरसाइजेस में देखोगे। अभी के लिए देखो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है। हमारे पास एक रूल ये भी होता है बच्चे, अगर आपके पास कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है तो हम लिखते हैं ln ऑफ वो वाला फंक्शन, ठीक है। देखें असूलन तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है ना, x का डेरिवेटिव 1 है तो हमने ln ऑफ x लिख दिया। अगर कोई फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो ln ऑफ वो वाला फंक्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखो x² + 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x + 0 यानी कि 2x ऊपर अवेलेबल है, यस। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है, तो हमारे पास मैथ्स में ये लॉजिक तो होती है कि हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर मैं 2x बाय इसको सेपरेट लिख दूं और इसको सेपरेट कर दूं, हम सेपरेट लिख सकते हैं ना बच्चे, तोड़ के जैसे एलसीएम में टूटा हुआ होता है वैसे लिख दिया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान करो तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। x² + 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ln ऑफ x² + 3 है। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल हो तो फंक्शन को ln ऑफ x में लिखते हैं, ठीक है। प्लस अब ये कौन सी स्टोरी है, अब इसका तो डेरिवेटिव ऊपर है ही नहीं बच्चे। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये एक फार्मूला है बेटे, 3 किसका स्क्वायर होगा अपने अंडर रूट का, ओके। अच्छा अब मैं यहाँ फार्मूला लिखती हूँ बेटे। देखो आपके पास अगर 1/x² + 1 आए, या चले a² लिखें ताकि आप यहाँ से a को कंपेयर कर सको, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स ऑफ x/a। क्या होती है tan इनवर्स ऑफ x/a। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास a क्या आ रहा है, तो आप मुझे a की वैल्यू क्या बताओगे √3, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला होता है बेटे, अच्छा यहाँ 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, तो आपके पास a यहाँ से क्या आया √3। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका आंसर लिखूं 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x/√3 और प्लस c। c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये पहले शुरू वाले तो बिल्कुल ही इजी थे, तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ऑनवर्ड्स वाले। स्टार्टिंग वाले आपकी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस में आ सकता है या बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपको कहता है कि आपके पास e की पावर tan इनवर्स ऑफ z अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर डी। अब देखें, देखने में लग रहा है कोई बहुत ही लेंथी या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको जरा एक बार देखें। e की पावर tan इनवर्स ऑफ z और साइड पर उन्होंने आपको कहा 1 प्लस जी स्क्वायर डी, ठीक है। अच्छा बच्चे अब आप देखो, हमने पढ़ा ना कि e की पावर अगर कोई फंक्शन आ जाए, फंक्शन का डेरिवेटिव साइड पर हो तो हम एज इट इज वो फंक्शन लिख सकते हैं, ओके। बेटे tan इनवर्स ऑफ z है, तो अगर आप याद करो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ z क्या है, वो होता है 1/1 प्लस जी स्क्वायर। ऐसा ही है, x के साथ था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते थे। अगर फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ ये किसके इक्वल है e की पावर tan इनवर्स ऑफ z प्लस c, ठीक समझ आया।
क्योंकि फंक्शन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। 15 देखो, x की पावर 3/2 e की पावर 3x x की पावर 0। बेटे x की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन, e की पावर 3x की इंटीग्रेशन, x की पावर 0 किसे कहते हैं? 1 को। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पावर रूल? 3/2 प्लस 1 e की पावर 3x है ना बच्चे, तो पावर में क्या है 3x, 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 मिसिंग है, मैंने साथ 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 1 की इंटीग्रेशन x, सो 3/2 में +1 करो तो 5/2 बचता है, प्लस 1/3 e की पावर 3x। अब देखो फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव आ गया है तो फंक्शन एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस x प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/3। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं 16 पे। बच्चे 16 में आपके पास लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x² प्लस 2x और x³ प्लस x² प्लस 9 की पावर 5। अच्छा बच्चे, अगर तो इस पे पावर ना डली होती तो हम सबसे आसान तरीका यूज करते, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते और सिंपली हमारे पास टर्म्स आना शुरू हो जाती। अब ये पावर क्या है 5, अब पावर 5 का फॉर्मूला तो नहीं ना हम खोलने बैठेंगे, स्केयर तक होता तो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अब आपने क्या करनी है, अपनी लॉजिक देखनी है। मैं अब आपको एक चीज समझाती हूँ, यहाँ से देखते हैं। पावर तो इस पे लगी हुई है, ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी थी पावर रूल में, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा पावर रूल लिखती हूँ। बेटे x की पावर n अगर आ रहा था तो हम लिखते थे n में +1, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास किसी फंक्शन की कोई पावर आ रही थी तो हमने कहा था फंक्शन के डेरिवेटिव को साथ होना जरूरी है, तब आप n+1 कर सकते हो। कैसे? बेटे यहाँ x की पावर 3/2 थी, आप +1 कर रहे हो, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, 1 तो हर जगह अवेलेबल है, बट अगर कोई फंक्शन की पावर आ रही है तो उसके डेरिवेटिव को साथ होना जरूरी है। ये आपका फंक्शन है, देखने में बड़ी टर्म ये छोटी है, इसकी पावर क्या है 5। अब 5 + 1 6 आप तब कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव साइड पर हो, चेक करें क्या इसका डेरिवेटिव साइड पर है, वहीं चेक करते हैं। x³ किसे कहते हैं? 3x² को, x² का डेरिवेटिव 2x, 9 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो आप फंक्शन के ऊपर पावर रूल लगा सकते हो, यस। तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 + c, तो ये बन गया x³ की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 + c। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपके पास फंक्शन की कोई पावर है तो उसका डेरिवेटिव को साथ होना जरूरी है। बच्चे अगर ये डेरिवेटिव साथ ना होता तो हमें कोई ना कोई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ ना कुछ करना पड़ता, अभी के लिए एग्जैक्ट सेम अवेलेबल था तो हमने उसको सोल्यूशन में कंसीडर कर लिया। ठीक है, सो हमारे पास पावर रूल क्या कहते हैं, 5 + 1 यानी कि 6, डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया 6। अब मूव करते हैं 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17। 5 e की पावर 5x, x की पावर -3, 3 की पावर 2x। सबसे पहले तो मैं इनको सेपरेट करती हूँ। बेटे इंटीग्रेशन ऑफ 5 e की पावर 5x dx भी आएगा ना, x की पावर -3 dx, 3 की पावर 2x dx। ओके हो गया? अच्छा, e की पावर 5x है तो हम हमारे पास पावर का डेरिवेटिव साइड पे होना चाहिए। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, 5 अवेलेबल है, एज इट इज फंक्शन आ गया, क्लियर। माइनस, अब इसकी पावर रूल लगेगा -3 + 1 -3 + 1। ओके,
अब आप देखो तो आपके पास 3 की पावर 2x का कौन सा फार्मूला लगेगा। बच्चे मैंने आपके लिए फार्मूलाज यहाँ पे दोबारा से कॉपी पेस्ट किए हैं। अब देखें, सो ए की पावर समथिंग, ए की पावर समथिंग, उस पावर का डेरिवेटिव साइड पे होना जरूरी है। तो पावर का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 2 नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड वाला मुझे चाहिए नहीं था इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। e की पावर 5x, x की पावर -2। बेटे ये क्या आ जाएगा, -2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2। अच्छा, अब देखें, a की पावर कोई फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया, मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, वो फंक्शन डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3 प्लस c। ठीक हो गया बेटे, क्लियर। a की पावर एज इट इज, ये फंक्शन डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3। ओके जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बेटे। ओके, z की पावर -1/4 प्लस √3z प्लस 4/z EZ DZ। ओके, DZ के साथ है सारा कुछ। ओके, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 चारों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उन्होंने आपके साथ इकट्ठे पूछ लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है, प्लस √3 और बच्चे √z है तो मैं उसको z के ऊपर 1/2 लिख देती हूँ। मैंने z के ऊपर क्यों लिखा है, 3 पे इसलिए नहीं लिखा कि ये तो मैंने कांस्टेंट बाहर ही लिखना है ना, तो पावर में लिखूं ना लिखूं, z के ऊपर तो फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4/z dz माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -z dz। अच्छा, देखो मैंने इस e को ऊपर ले गई, इस e को ऊपर नहीं लेके गई, वजह क्योंकि बच्चे ये 1/z है, आपको पता है 1/x वाला डेरिवेटिव ln का होता है, पावर रूल नहीं लगता। चलें जी, यहाँ पे पावर रूल लग गया, -1/4 + 1 -1/4 + 1 √3 बाहर आ गया, z की पावर 1/2 है तो पावर रूल लग गया। ओके, 4 तो बाहर आ गया, 1/z पे क्या लग गया, ln ऑफ z। ओके बच्चे, अब देखो ये माइनस मैंने यहाँ लिखा, e की पावर -z। अब देखो पावर में क्या है, -z का डेरिवेटिव होता है -1, तो यहाँ पे माइनस तो नहीं लिखा हुआ, मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, -1 से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, लॉजिकली ना आपको ये माइनस अंदर ले जाना चाहिए था, बट हमने उससे पहले तो कभी भी अंदर नहीं लेके गए, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर खुद से आपको -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। ठीक है, अगर आपको लॉजिक समझ आती है तो इसी को अंदर ले जाएं, बट इट्स ओके, हम जो लॉजिक लेके चल रहे हैं हम उसी को चलाएंगे। अच्छा जी, सो ये आपके पास z आ गया, -1/4 + 1 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस √3 3/2 3/2 4 ln ऑफ z। अच्छा, अब देखिए ये माइनस तो एक्स्ट्रा ना, ये बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल, आप इसको फंक्शन को एज इट इज लिख सकते हो। देखो ये वही माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो गया, बट बात एक ही है। अच्छा, मैंने dz लिख दिया, ये नहीं लिखना, हमारा तो इंटीग्रेशन खत्म होगी ना, dz की बजाय आएगा प्लस c। तो ये है आपका आंसर। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, सो ये 4/3 2/3 4 ln ऑफ z e की पावर -z + c, ये भी आपका आंसर है। बच्चे आप मॉडिफाई करो ना करो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।